साहित्य प्रेमियों को नमस्ते। साहित्य की विधा कहानी भी है। मैंने भी कुछ कहानियाँ लिखी है। आज एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है आपको। बहुत भावनात्मक कहानी है, भावुक कर देने वाली। शीर्षक है इस बार भी। बहुत ही प्यारी कहानी है कि सब्जी दाल चावल मैंने बना लिए, चपातियाँ सेक रही थी कि डोरबेल बजी। गैस कम करके मैंने भागकर दरवाज़ा खोला। पापा थे। पापा घर में बाद में घुसे। पहले उनका सवाल था, आ गई तेरी माँ? मैंने कहा, अरे पापा, माँ कैसे आएगी? नाना जी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। माँ के सिवा कौन है उन्हें संभालने वाला? बेचारी नानी के भी बस का कुछ नहीं है, वो भी बहुत बुजुर्ग हो चुकी है। घर में माँ को न पाकर पापा का मूड खराब हो गया था। वे अपने बेडरूम में चेंज करने चले गए। मैं चपातियाँ सेकने लगी। हॉल में रखा फ़ोन बजने लगा। मैं जाती उससे पहले पापा ने फ़ोन उठा लिया। मैंने एफएम बंद कर दिया था ताकि मुझे फ़ोन की आवाज़ सुनाई दे कि किसका फ़ोन था। फ़ोन पर पापा की बातें सुनाई दे रही थी। शायद माँ का फ़ोन था। माँ ने उधर से कुछ कहा तो पापा, क्या 8 दिन से तुम अहमदाबाद में अपने मायके में बैठी हो? यहाँ मेरा कैसा बुरा हाल है तुम्हें पता है? माँ ने उधर से कुछ कहा। पापा बोले, कौन सा समय होता है ये सब बातें करने का? पापा के स्वर में नाराज़गी प्रकट हो रही थी। माँ ने फिर कुछ कहा। पापा, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं आ सकता। मेरे काम का कितना नुकसान हो जाएगा। फिर माँ ने कुछ कहा तो पापा ने कहा, हाँ ठीक है, विपुल को भेज देता हूँ। सुनो, अपने पापा को जल्दी ठीक कराओ और वापस आ जाओ। तुम्हें पता है ना मंजुला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है, ओके, बाय। मैंने पूछा, क्या हुआ पापा? क्या माँ का फ़ोन था? हाँ, तेरी माँ का फ़ोन था। तेरे नाना जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, विपुल को बुलाया है। कहाँ है विपुल? अभी तक आया नहीं क्या? मैंने कहा, पापा कोचिंग गया है, अभी आता ही होगा। कुछ दिन बाद नाना जी स्वर्ग सिधार गए। मैं और पापा भी अहमदाबाद गए। पापा तो बीच में ही वापस आ गए, पर हम तीनों तो नाना जी के सभी क्रियाकर्म संपन्न हुए तभी वापस आए। नानी और नानी की एक विधवा ननद, दोनों एक दूसरे का सहारा बनी वहाँ रह गईं। बाकी सब अपने अपने घर चले गए। मेरी माँ मेरे नाना नानी की अकेली संतान थी। नाना जी के चले जाने के बाद महीने 2 महीने में माँ नानी को संभालने अहमदाबाद जाती, पर हमेशा पापा को नाराज़ करके। पापा कभी खुशी से माँ को जाने की इजाज़त नहीं देते। हमारे पूरे परिवार व जान पहचान वालों में पापा मम्मी के प्यार के किस्से मशहूर थे। सब इनके प्यार की मिसालें दिया करते। मेरी छोटी बुआ दीप्ति अक्सर माँ से कहा करती, भाभी आप कितनी किस्मत वाली हो जो आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला है। कितना चाहते हैं ना हर्षद भाई आपको, एक दिन भी आपके बिना नहीं रह पाते। कितनी भाग्यशाली हो आप। मेरी माँ शर्मा कर रह जाती। आज मेरा बीए का रिजल्ट आने वाला था। मुझे मालूम था मेरे सब पेपर अच्छे हुए हैं, फिर भी घबराहट तो थी। मैं 65% अंक लेकर प्रथम श्रेणी में पास हो गई थी। सब खुश थे। मेरे पापा मेरे पास होने की खुशी में शाम को रेस्टोरेंट में एक पार्टी देने वाले थे। माँ और मैं जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि माँ को जोर से चक्कर आया और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं घबरा कर रोने लगी, किंतु थोड़ी देर में माँ को होश भी आ गया। मैंने माँ को सोफे पर बिठाया, उन्हें पानी पिलाया। थोड़ी संयत हुई तो हम दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। रेस्टोरेंट में पापा और विपुल पहले से ही बैठे थे। मैंने माँ के बेहोश होने वाली बात पापा को बताई तो पापा ने कहा, अरे ये ऐसे ही गैस वैस के कारण चक्कर आ गया होगा, हो जाता है कभी कभी ऐसा, चिंता मत करो, कुछ नहीं है। पर माँ को 4-5 दिन में इस तरह के चक्कर आने लगे। पापा तो अपने कामों में इतने व्यस्त थे, बोले, बेटा सुधा, तू ले जाकर अपनी माँ को विमल डॉक्टर को दिखा देना। मैं और माँ शाम को क्लिनिक गए। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, सीटी स्कैन जैसे बड़े बड़े टेस्ट। पापा ने डॉक्टर का पर्चा देकर कहा, डॉक्टरों ने तो लूट मचा रखी है, चक्कर ही तो आते हैं, इसके लिए इतने सारे टेस्ट, क्या ज़रूरत है? सुधा, वो खाओ गली में एक होम्योपैथिक डॉक्टर है ना,
वो उसका क्लिनिक है, अपनी माँ को वहाँ ले जाना, वो गोलियाँ देगा, उसका बहुत नाम है, वो देगा दवा, ठीक हो जाएगी तेरी माँ। दूसरे दिन हम वहाँ चले गए। डॉक्टर ने 2 डिब्बियों में मीठी मीठी छोटी छोटी गोलियाँ भर कर दे दी। माँ नियम से वो दवाई लेती रही, पर चक्कर थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी बीच मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। देखना दिखाना, मेहमानों का आना जाना, 1 महीना इसमें निकल गए। मेरी सगाई नवसारी के हीरा व्यापारी के बेटे दीपक से हो गई। माँ दिन पे दिन पीली पड़ती जा रही थी। जरा सा चलने में ही दम फूलने लगता था, बहुत कमज़ोर लगने लगी थी। एक दिन हमेशा की तरह माँ को चक्कर आया, पर हमेशा की तरह वापस होश नहीं आया। घर में मैं अकेली थी। भागकर पड़ोस की आंटी को बुलाकर लाई। वॉचमैन से टैक्सी मंगवाकर मैं और आंटी माँ को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने तुरंत माँ को इमरजेंसी देखकर एडमिट कर लिया। विपुल और पापा भी आ गए, पर माँ को होश नहीं आया। दोपहर के 3 बजे माँ को एडमिट कराया था। रात के 3 बजे माँ हमें छोड़कर चली गई। माँ के मरने का कारण डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन में ट्यूमर था जो फट गया और डेथ हो गई। माँ के प्रति पापा की इस लापरवाही को मैं कभी माफ़ नहीं कर पाई। माँ के प्रति पापा की इस लापरवाही को मैं कभी माफ़ नहीं कर पाई। माँ की मौत की खबर सुनकर पापा बेहोश हो गए। विपुल और मैं रो रो कर बेहाल हो गए थे। कुछ रिश्तेदार हॉस्पिटल में ही आ गए थे जो हमें संभाल रहे थे। रातों रात तब सभी रिश्तेदारों को ये दुखद समाचार भिजवा दिया गया। घर में रिश्तेदारों, मिलने जुलने वालों, आस पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई थी। मेरे होने वाले पति दीपक भी अपने मम्मी पापा के साथ हमें सांत्वना देने के लिए आ गए थे। माँ को शमशान ले जाने की तैयारी हो रही थी। माँ को अर्थी पर लिटाया गया और लोग अर्थी को खूब सजा रहे थे, क्योंकि माँ सुहागन थी, स्वर्ग जा रही थी। मुझे माँ के अंतिम दर्शनों के लिए अर्थी के पास लाया गया। मैं माँ के मृत शरीर से लिपट कर खूब रोई। लोगों ने जबरन मुझे माँ से अलग किया। मैंने देखा पापा शून्य में निहारते हुए अत्यंत दुखी अवस्था में एक कोने में बैठे हैं। मैं पापा की यह हालत देखकर उनसे लिपट कर रोने लगी। मेरे फूफा जी पापा के पास आकर बोले, हर्षद भाई उठो, सब तैयारी हो चुकी है। पापा नहीं उठे। फूफा जी बिना कुछ बोले बाहर चले गए। 4 लोगों ने माँ को कंधा दिया। उन 4 में से एक कंधा मेरे भाई का भी था। मेरे भाई का भी था। अर्थी उठाने के साथ ही आवाज़ आने लगी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मुझे रोता बिलखता छोड़ माँ न जाने किस यात्रा पर निकल गई। आज माँ को मरे 3 दिन हो चुके थे। तिये की बैठक थी। माँ की तस्वीर रखकर उस पर चंदन की माला चढ़ा दी गई थी। खूब सारे लोग, स्त्री पुरुष, सफ़ेद कपड़ों में माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए आ चुके थे। पापा के चेहरे पर आज भी वेदना की लकीरें साफ नज़र आ रही थी। आज मेरे आंसुओं ने थोड़ा विराम ले लिया था। मैं कुछ छोटे मोटे लाने देने के काम कर रही थी। मैं कोई चीज़ लेने के लिए किचन में गई तो वहाँ मैंने अपनी कज़न काकियों को बातें करते सुना। वो शायद मेरी उपस्थिति से अनजान थी। बड़ी काकी ने कहा, तुम्हें पता है तारा, हर्षद भाई शमशान क्यों नहीं गए? नहीं, मुझे नहीं मालूम। कोई ख़ास बात है क्या? उनको जल्दी ही दूसरी शादी करनी है। ऐसा रिवाज है कि जिसे दूसरी शादी करनी हो तो पत्नी के मरने पर पत्नी की अर्थी के साथ शमशान नहीं जाता। अब देखना, 1 महीना भी नहीं बीतेगा और हर्षद भाई के लिए रिश्ते आने लगेंगे। पर भाभी सुधा की सगाई हो गई है, पहले उसकी शादी करनी होगी। हाँ, देखते हैं किसकी शादी पहले होती है। मैंने जब सुना तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरे शरीर से जैसे किसी ने सारा लहू निचोड़ लिया हो। मैं धड़ाम से गिर गई। झट भागकर दोनों काकियों ने मुझे उठाया, संभाला। मुझे दुख इस बात का हुआ कि जिस पत्नी से वो इतना प्यार करते थे उसको अंतिम विदाई देने शमशान तक नहीं गए। जिसके बिना एक दिन भी रहना मुश्किल था, उसकी मृतदेह के सामने ही शमशान न जाकर ये जता दिया कि वे दूसरी शादी करना चाहते हैं और उनके लिए रिश्ते लाए जाएं। पापा की इस हरकत ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। 13 दिन तक पापा उस एक कोने में बैठे लोगों से संवेदनाएं बटोरते रहे और 14वें दिन से ही सच संभर कर ऑफिस जाने लगे। महीने भर बाद ही दोनों काकियों की बातों का सच मेरे सामने उजागर होने लगा। आए दिन पापा के लिए रिश्ते आने लगे और एक दिन माँ के मरने के 3 महीने बाद ही नेतल नाम की लड़की से पापा का विवाह हो गया। नेतल विधवा थी।
2 साल पहले उसका पति जॉन्डिस से मर गया था। मुझसे 2 साल बड़ी 23 साल की नेतल मुझे और विपुल को माँ के रूप में बिल्कुल नहीं सुहाई। हम दोनों कभी उसे माँ नहीं पुकार पाए। पति को तो पत्नी के जाने के बाद एक और नई पत्नी मिल गई, पर हम दोनों तो माँ के लिए तड़पते ही रह गए। पापा तो जवान पत्नी को पाकर पहले से भी ज़्यादा चहकने लगे थे। माँ का नाम तक भी कभी उनकी जुबान पर नहीं आता था। माँ की याद में रोने वाले हम 2 ही थे, मैं और विपुल। नेतल अच्छी थी, पापा के साथ साथ मेरा और विपुल का भी बहुत ख्याल रखती, पर विपुल उनसे बिल्कुल बात नहीं करता था। वो जो पूछती बस उसी का जवाब देता। नेतल के आने के 2 महीने बाद ही मेरी शादी भी हो गई। मेरी शादी में नेतल ने एक माँ की तरह ही सारा काम संभाला। मेरी विदाई के समय मुझसे लिपट कर रोई भी बहुत। विदाई की घड़ी में मैं मुड़ मुड़ कर विपुल को ढूंढ रही थी, पर मुझे कहीं भी विपुल नज़र नहीं आया। शायद मेरी विदाई से डर कर जानबूझकर कहीं चला गया था। मैं अपने भाई से बिना मिले ही ससुराल चली गई। मेरे ससुराल में सब लोग बड़े अच्छे थे, सब मेरा बहुत ख्याल रखते। और दीपक तो इतने अच्छे थे कि मैं उन्हें पति के रूप में पाकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। मैं रोज़ रात को विपुल से फ़ोन पर बात करती, वहाँ के सारे हालचाल जानती। कभी कभी पापा का भी फ़ोन मेरे लिए आता और नेतल भी मुझसे बात करती। विपुल से जो बातें मुझे पता चलती, उन बातों से मैं बहुत बेचैन हो जाती। विपुल बताता, हर शनिवार रविवार पापा नेतल के साथ आउटिंग पर चले जाते हैं। कभी लोनावाला, कभी माथेरन, कभी किसी रिसोर्ट पर, कभी कहीं कभी कहीं। पापा अपनी ज़िंदगी भरपूर जी रहे थे। उन्हें अपने और नेतल के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी दुनिया में मस्त थे, पर मेरा भाई बेचारा, उसका तो कोई नहीं था। मैं थी जो पराई होकर बहुत दूर चली गई थी। मैं उसका अकेलापन कैसे दूर करती। वह पापा के साथ सुबह ऑफिस चला जाता, फिर शाम को घर आकर कमरे में बंद टीवी के सहारे अपनी ज़िंदगी जी रहा था, फिर जीवन काट रहा था। उसका ये हाल देखकर मैं यहाँ छटपटा कर रह जाती। आज हमारी शादी को 1 साल पूरा हो गया। मैंने और दीपक ने बिस्तर भी नहीं छोड़ा था कि पापा, विपुल, नेतल ने हमें सालगिरह की बधाई दी। दीपक ने और मैंने तय किया कि इस शुभ दिन हम शाम को खाना बाहर खाएंगे और नाइट शो फिल्म देखेंगे। हम फिल्म देखकर 12:30 बजे रात के घर पहुँचे। कपड़े चेंज ही कर रहे थे कि मेरा मोबाइल बजने लगा। इतनी रात को मोबाइल बजता है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है। विपुल का फ़ोन था। मैंने कहा, हाँ विपुल, सब ठीक है ना? अरे बहन, कुछ ठीक नहीं। जीजा जी और तुम जल्दी से यहाँ आने के लिए निकल जाओ। लेकिन क्यों, क्या हुआ? मेरी धड़कनें बढ़ने लगी थी। नेतल की ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। कैसे, कब? मेरे पाँव कांपने लगे थे। मैं धड़ाम से पलंग पर बैठ गई। कल वो अपने मायके गई थी, शाम को घर वापस लौट रही थी तो 7 बजे के आसपास रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए लोकल ट्रेन की चपेट में आ गई। 8 बजे से ही उसे ढूंढ रहे थे, अब जाकर पता चला है। मैं, दीपक और मेरे सास ससुर हम तुरंत अपनी कार से मुंबई के लिए निकल पड़े। रास्ते में मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगी, ज़रूर तुम्हारे इस घर में गड़बड़ है सुधा, तुम्हारे पापा को ये घर बेचकर दूसरा घर ले लेना चाहिए। मैंने कहा, लेकिन माँ, मैं और विपुल इसी घर में पैदा हुए, बड़े हुए। पापा का व्यापार भी दिनों दिन बढ़ता गया। अब तक तो सब अच्छा ही हो रहा था। अचानक ये घर अपशगुनी कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलते बोलते मैं फूट फूट कर रोने लगी। कार से उतरी तो देखा नीचे बहुत लोग जमा हैं। हमारा घर पहली माला पर था। शायद शमशान जाने की तैयारी हो चुकी थी। अर्थी पर नेतल को लिटा दिया गया था। उसका मुंह खुला हुआ था। नेतल के चेहरे पर मुझे मेरी माँ का चेहरा नज़र आया और मैं दहाड़ मारकर रोने लगी और अचेत हो गई। मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरा सिर पापा की गोदी में है और दीपक पानी की छींटें मेरे चेहरे पर डाल रहे हैं। दिमाग पर जोर दिया तो मैं जान पाई कि मैं कहाँ हूँ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने दीपक से पूछा, विपुल कहाँ है? उन्होंने कहा, विपुल शमशान गया है। तुम ठीक हो ना? अपना ध्यान रखना, मैं भी जा रहा हूँ। यह कहकर तेजी से दीपक दरवाजे से बाहर चले गए। मैंने देखा पापा अवसाद को ओढ़कर आज भी उसी कोने में बैठे हैं। शव यात्रा चली गई और पापा यहीं हैं। हे भगवान, तो इस बार भी पापा शमशान नहीं गए। बहुत बहुत धन्यवाद।